ये है मॉक टेस्ट 8। सभी के लिए फ्री है। 100 क्वेश्चन है और 150 मार्क, जैसे कि एसएसबी टीजीटी में है। तो उस हिसाब से आप अपना मार्क चेक कर लीजिएगा। अगर एक ठीक होता है तो 1.5, अगर एक गलत होता है तो 0.5 कटेगा। उस हिसाब से आप अपना मार्क चेक कीजिएगा और लास्ट में ईमानदारी से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तुमे बही सामने नई जाओ, ये तुम सामने दुनिया नुआई देव। सबसे पहले मैंने ट्रांसलेशन रखा है, तुम्हें बही सामने नई जाओ, ये तुम सामने दुनिया नुआई देव। ऑप्शन क्या है? तुम किताब के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगा। तुम किताब के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। तुम किताब के सामने झुको, वो तुम्हारे सामने झुकेगा। तुम झुकना किताब सामने, वो तुम्हारे सामने सबको झुका देगी। तो सबसे पहले देखिए किताब के बारे में लिखा गया है। किताब एक स्त्रीलिंग शब्द है और किताब के बाद ने नहीं लगा है, तो जो भी क्रिया है वो किताब के हिसाब से होगा। किताब स्त्रीलिंग है तो क्रिया क्या होगा? देगी। ठीक है, तो देगी कहाँ कहाँ पर है? देखिए बी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। उसमें भी अगर डी ऑप्शन देखेंगे, तुम झुकना किताब सामने, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो सही क्या होगा? बी ऑप्शन। तुम किताब के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2। प्रत्येक सकाळ आपणको यह जणाई थाए जे आपणको जीवनर लक्ष्य एबे पूरा होई नहीं। ऑप्शन है, प्रत्येक सुबह आपको ये बताती है कि आपके जीवन का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। सभी सुबह आपको ये बताते हैं कि आपके जीवन के लक्ष्य कभी पूरा नहीं होंगे। प्रत्येक सुबह आपको ये बताता है कि आपके जीवन का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रत्येक सुबह आपको ये बताती है कि आपका जीवन लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ है। तो डी ऑप्शन तो सबसे पहले कटता है, क्योंकि लिखा है आपका जीवन लक्ष्य। ऐसे ही नहीं लिखते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य। ठीक है, बी ऑप्शन भी कट जाएगा, कभी पूरा नहीं होंगे लिखा है, लेकिन उड़िया में लिखा गया है कि जीवनर लक्ष्य एबे पूरा होई नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो देखते हैं ए और सी में से कौन सा होगा। सुबह का लिंग अगर देखेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो उसके अनुसार हम क्या लिखेंगे? प्रत्येक सुबह आपको ये बताती है कि आपके जीवन का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। ए ऑप्शन सही होगा। निजको आगरे रखिबा स्वार्थ नुह बरं जरूरी अटे। स्वयं को आगे रखेंगे तो स्वार्थ नहीं जरूरी कहलाएंगे। स्वयं को आगे रखना स्वार्थ नहीं बल्कि ज़रूरी है। स्वयं को आगे रखना स्वार्थ नहीं बल्कि गुनाह है। खुद को आगे रखना स्वार्थ नहीं बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी की तो बात ही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद गुनाह है, गुनाह की बात नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। निज को आगरे रखिबा, स्वयं को आगे रखना स्वार्थ नुह स्वार्थ नहीं बरं जरूरी अटे बल्कि ज़रूरी है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बड़ सीए अटे जिए छोटर कष्ट चिन्ही पारे। बड़ा वो है जो छोटे का पीड़ा पहचान पाए। बड़ा वो है जो छोटे का पीड़ा पहचान पाया। बड़ा वो है जो छोटे की पीड़ा पहचाने। बड़ा वो है जो छोटे की पीड़ा पहचान पाता है। सबसे पहले देखेंगे पीड़ा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कहते हैं मेरी पीड़ा, तो यहाँ पर का जो लिखा है ए और बी ऑप्शन में वो गलत है।
सी और डी में से एक सही होगा। बड़ा वो है जो छोटे की पीड़ा पहचान पाता है, कष्ट चिन्ही पारे पहचान पाता है। डी ऑप्शन सही होगा। जीवन केबे भी शिखेइबा बंद करे नहीं। जीवन कभी भी कुछ भी सिखा सकता है। जीवन हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करती है। जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। जीवन शब्द पुल्लिंग है, इसीलिए करती है गलत होगा, करता है सही। ठीक है। जिंदगी स्त्रीलिंग है, जीवन पुल्लिंग है, याद रखिएगा। मेरा जीवन, मेरी जिंदगी। तो उत्तर क्या होगा? जीवन केबे भी, जीवन कभी भी, सिखेइबा सिखाना, बंद करे नहीं, बंद नहीं करता है। डी ऑप्शन सही है। जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। इसके बाद शिक्षण विधियों से क्वेश्चन है। कक्षा में शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा तैयार योजना डैश कहलाती है? इकाई योजना, पाठ योजना, कार्य प्रणाली योजना, मुख्य योजना। सही उत्तर बी होगा। ठीक है, पाठ योजना। अगर आप पर्टिकुलर किसी इकाई के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो आप इकाई योजना कहेंगे, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर किसी इकाई के लिए नहीं पूछा गया है। कक्षा में शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा तैयार योजना पाठ योजना कहलाती है, लेसन प्लान जिसे कहते हैं। पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। किससे संबंधित होना चाहिए? पूर्व ज्ञान से, वातावरण से, छात्र क्रियाशीलन से, नवीन वो पूर्व ज्ञान से। गृह कार्य हम कब देते हैं? लास्ट में। ठीक है। आएंगे, प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, फिर उद्देश्य कथन करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, उसमें फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, कक्षा कार्य देंगे, तब जाके हम एक बच्चे को गृह कार्य देते हैं। तो वो किससे संबंधित होगा? सिर्फ पूर्व ज्ञान से तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसे हमने नवीन ज्ञान प्रदान किया है स्पष्टीकरण के द्वारा, पुनरावृत्ति के द्वारा। ठीक है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नवीन वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। पाठ योजना का अंतिम कार्य है सारांश कथन, काठिन्य निवारण, गृह कार्य, मूल्यांकन प्रश्न। अभी मैंने बताया पाठ योजना का अंतिम कार्य क्या होता है? गृह कार्य। लास्ट में हम क्या देते हैं? बच्चे को गृह कार्य करने देते हैं। सी ऑप्शन सही है। एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, तत्पश्चात उन्हें संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत कराती है। वो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि। पहले क्या कर रही है शिक्षिका? परिभाषा बता रही है, यानी नियम बता रही है। उसके बाद उदाहरण दे रही है। तो नियम से अगर हम उदाहरण तक जाएं, उसे क्या कहेंगे? निगमन विधि। सी ऑप्शन सही है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। काव्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। ठीक है। बच्चे को रस का अनुभव कराना, आनंद का अनुभव कराना। हम कविता लिखते हैं, एक भाव को ग्रहण करते हैं, कविता पढ़ते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। क्यों? क्योंकि कहानी में हम वो भाव को ग्रहण नहीं कर सकते जो हम एक कविता में ग्रहण करते हैं, है ना। कहानी को कभी हम गुनगुनाते नहीं हैं, क्योंकि जो खुशी हमें कविता को गुनगुनाने में मिलती है वो एक कहानी में नहीं मिलती,
है ना। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। अब 11 से 15 तक एक गद्यांश से क्वेश्चन मिलेंगे। गांधी चलती फिरती कक्षा भी लगाया करते थे। अपने छोटे छोटे लड़कों को घर पढ़ाने के लिए गांधी समय नहीं निकाल पाते थे, इसीलिए दफ्तर जाते समय बच्चे अपने बापू के साथ हो लेते थे। वे प्रतिदिन 5 मील पैदल चलते चलते कहानी के रूप में गुजराती साहित्य, कविता और अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। बच्चों को स्कूल भेजने के सवाल पर झंझट उठ खड़ा हुआ था। अंग्रेज़ों के स्कूल में भारतीय बच्चों को दाखिला नहीं मिलता था। गांधी को विशेष छूट मिल सकती थी, किंतु जो उनके सब भारतीय भाइयों को ना मिले, उन्होंने ऐसी सुविधा नहीं ली। गांधी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजकर मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी और अंग्रेजियत नहीं सिखाना चाहते थे। कुछ दिनों के लिए एक अंग्रेज महिला ने उनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई और बाकी विषय उन्होंने खुद पढ़ाया। अपने घर में रहने वाले अंग्रेज मित्रों तथा आने जाने वालों के संपर्क में उनके बच्चों ने अंग्रेजी बोलने का अच्छा अभ्यास कर लिया था। फिनिक्स में गांधी ने आश्रम वासियों के बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली। गांधी स्वयं उसके प्रधान शिक्षक थे और अन्य साथी सह शिक्षक। गांधी जो काम स्वयं नहीं कर पाते थे, उसे दूसरों को करने का उपदेश नहीं देते थे। ये था गद्यांश। अब क्वेश्चन देखेंगे। गांधी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजकर मातृभाषा के बजाय क्या नहीं सिखाना चाहते थे? रचनात्मक कार्य, अंग्रेजी और अंग्रेजियत, नैतिक मूल्य, विदेशी मंत्र। यहाँ से ढूंढेंगे तो यहाँ पर है उत्तर। देखिए कि गांधी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजकर मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी और अंग्रेजियत नहीं सिखाना चाहते थे। बी ऑप्शन सही है। बच्चे प्रतिदिन कितने मील पैदल चलते चलते कहानी के रूप में गुजराती साहित्य, कविता और अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त किया करते थे? 5, 10, 2, 15। यहाँ से ढूंढेंगे कितने मील जाते थे। तो ये रहा 4 नंबर लाइन में हम देखते हैं 5 मील। ठीक है, आंसर क्या होगा? प्रतिदिन 5 मील पैदल चलते चलते कहानी के रूप में ज्ञान प्राप्त किया करते थे। तो उत्तर हो गया ए ऑप्शन, 5 मील। कौन चलती फिरती कक्षा भी लगाया करते थे? अंग्रेज, विवेकानंद, गांधी, नेताजी। यहाँ पर उत्तर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, गांधी। कहाँ पर गांधी ने आश्रम वासियों के बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली? एथिक्स, फिनिक्स, यूरोप, अमेरिका। उत्तर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, फिनिक्स। अंग्रेजों के स्कूल में किसको दाखिला नहीं मिलता था? दलितों को, अछूतों को, श्याम वर्ण के बच्चों को, भारतीय बच्चों को। उत्तर होगा डी ऑप्शन, भारतीय बच्चों को। अब 16 से 20 तक एक पद्यांश है। गांव हो रहे शहर हमारे, बाकी सब कुछ अच्छा है। रिश्ते अब व्यापार हो रहे, बाकी सब कुछ अच्छा है। उत्पादन में बढ़त हो रही, खेतों से खलिहानों तक, फिर भी भूखे बढ़ते जाते, बाकी सब कुछ अच्छा है। चौड़ी सड़कें, पक्की गलियां और बिजली की जगमग में दिल की दूरी बढ़ती जाती, बाकी सब कुछ अच्छा है। चौपालों की मीठी बातें, दूरदर्शनी संस्कृति में तीज और त्योहार खो रहे, बाकी सब कुछ अच्छा है। कोर्ट कचहरी, ऑफिस, थाने, मोटर गाड़ी अफसर से अमन चैन के दिवस हिराने, बाकी सब कुछ अच्छा है। घर से आई जब ये पाती कि यहाँ हालत बदल गई,
दिल की धड़कन और बढ़ गई, बाकी सब कुछ अच्छा है। क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे आपसी रिश्ते कैसे हो रहे हैं? परोपकार पर निर्भर करते हैं, मधुर हो रहे हैं, व्यापार की तरह हो रहे हैं, बहुत आत्मीय हो रहे हैं। 2 नंबर लाइन में हम देखेंगे, रिश्ते अब व्यापार हो रहे, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, व्यापार की तरह हो रहे हैं। चौड़ी सड़कें, पक्की गलियां और बिजली की जगमग में भी क्या कमी रह जा रही है? सब एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, सब दयालु हो गए हैं, दिल में भी उजाला हो गया है, दिल की दूरी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 नंबर लाइन में, चौड़ी सड़कें, पक्की गलियां और बिजली की जगमग में दिल की दूरी बढ़ती जाती, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, दिल की दूरी बढ़ती जा रही है। अमन चैन के दिवस कहाँ खो गए हैं? व्यायाम करने में, सुबह शाम सैर करने में, दूसरों के बारे में बातें करने में, कोर्ट कचहरी ऑफिस थाने आदि के चक्कर में। उत्तर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है। चौपालों की मीठी बातें और तीज त्योहार क्यों खो रहे हैं? तिथि याद ना होने के कारण, समय ना होने के कारण, दूरदर्शनी संस्कृति के कारण, व्यस्तता के कारण। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि हाँ, जहाँ दिल की दूरी बढ़ती जाती है उसी के नीचे वाली लाइन है, चौपालों की मीठी बातें दूरदर्शनी संस्कृति में तीज और त्यौहार खो रहे, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, दूरदर्शनी संस्कृति के कारण। उत्पादन में बढ़त होने पर भी डैश बढ़ते जा रहे हैं, निरक्षरता, भूखे लोग, कृपण व्यक्ति, हिंसा। उत्पादन में बढ़त होने पर भी। 3 नंबर लाइन देखिए, उत्पादन में बढ़त हो रही, खेतों से खलिहानों तक, फिर भी भूखे बढ़ते जाते, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो उत्तर हमें क्या मिला? भूखे लोग, बी ऑप्शन सही है। अब ग्रामर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। व्यस्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? व्य, स, त, वी। व्यस्त कैसे बनता है? वी जोड़ अस्त, ऐसे बनता है व्यस्त। ठीक है। तो व्यस्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हुआ? वी, डी ऑप्शन सही है। अंगराज शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। शब्द क्या है? अंगराज। तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा, अंग देश का जो राजा होता है उसे कहा जाता है अंगराज। ठीक है। अंगराज किसे कहते हैं? कर्ण को। तो उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन, बहुब्रीहि। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि युक्त शब्द का उदाहरण है? इत्यादि, सज्जन, प्रत्येक, परोपकार। ए ऑप्शन अगर देखेंगे, इति आदि, है ना, ती और आदि, आ, ती और आ, ती से हमें मिलता है छोटी ई, है ना, छोटी ई मिलता है। छोटी ई में आ जोड़कर क्या होता है? या। ठीक है, या मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ई ये भी स्वर है, आ ये भी स्वर है, तो ये तो स्वर संधि में आएगा। प्रत्येक, प्रति और क्या होगा? प्रति जोड़ एक, है ना, प्रत्येक। तो उसमें भी हम देखते हैं प्रति जोड़ एक में प्रति में हमें मिलेगा छोटी ई और एक में हमें मिलेगा ए, तो दोनों हो गए स्वर, तो ये भी स्वर संधि। ठीक है।
फिर आता है परोपकार, पर उपकार, पर र में हलंत नहीं है, प र होता है, र से हमें मिलेगा अ, ठीक है। पर से आता है अ, फिर आता है उपकार, तो अ के साथ हम जोड़ेंगे उ, अ और उ मिलकर बनता है ओ। यहाँ पर भी ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, दोनों स्वर हैं, तो मिलेंगे तो क्या बनेगा, स्वर संधि। तो ये भी नहीं है, सही होगा सज्जन, बी ऑप्शन, क्योंकि सज्जन कैसे होता है, सत जोड़ जन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मिलाते हैं, त हलंत जोड़ ज मिलाते हैं, ठीक। तो त हलंत मतलब ये हो गया एक व्यंजन ध्वनि, तो व्यंजन ध्वनि अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, व्यंजन संधि, है ना। तो ये हो गया उत्तर, बी ऑप्शन। मेज शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। मेज का अगर हम बहुवचन देखें तो होता है मेजें, याद रखिएगा, होता है मेजें। तो अगर एक अकारांत शब्द है वो बहुवचन में होता है ए, वो बन जाता है ए। तो ये जो अकारांत शब्द है इससे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो मेज शब्द का लिंग क्या हो गया, स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ऊंचाई, बुराई, मिठाई, सिलाई। कृत प्रत्यय किसके साथ यूज होता है, किसी धातु के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचा ये धातु नहीं है। हम अगर जैसे देखिए हमें धातु कहाँ से मिलेगा, किसी क्रिया से, है ना। तो ऊंचाई इसमें कोई क्रिया है नहीं, बुराई इसमें भी कोई क्रिया है नहीं, मिठाई इसमें भी कोई क्रिया नहीं है। सिलाई में हमें एक क्रिया मिलता है, क्या, सीलना। तो सीलना से हमें धातु क्या मिलेगा, सिल, सिल धातु। सिल धातु में अगर हम आई जोड़ते हैं तो हमें मिलता है सिलाई। तो सिल अगर धातु है तो उसके साथ हम जो प्रत्यय जोड़ेंगे वो होगा कृत प्रत्यय, उसे हम बोलेंगे कृत प्रत्यय। तो डी ऑप्शन सही होगा, सिलाई शब्द में कृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। मुखाकृति के आधार पर आ कैसा स्वर है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। मुखाकृति के आधार पर आ, मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार। क्या क्या, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, ठीक है। विवृत स्वर किसे कहेंगे, इनको उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, एकदम से मुख जो है खुला रहता है, ठीक है, ये है विवृत। इसका उदाहरण है आ, ठीक है, केवल आ याद रखिएगा, आ। उसके बाद आता है अर्धविवृत, इनके उच्चारण करते समय मुख आधा खुला रहता है, आधा खुला रहता है, ठीक है। अगर विवृत एक मतलब ऐसे स्वर हैं जिनमें क्या है, उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, तो संवृत उसका उल्टा है। मतलब संवृत स्वर जो हैं इनके उच्चारण करते समय मुख प्रायः बंद सा रहता है, एकदम क्या रहता है, पूरा का पूरा बंद रहता है, ठीक है। मतलब बंद रहने से तो ध्वनि नहीं निकलेगी, लगता है कि मुंह बंद है, ठीक है। अर्धविवृत स्वर का उदाहरण है अ, ऐ, औ, ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या है, अ, ऐ, औ, ये होते हैं अर्धविवृत। संवृत में आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये आते हैं संवृत में, ठीक है। उसके बाद अर्धसंवृत, जैसे विवृत में क्या हुआ कि मुंह पूरा खुल जाता है, तो अर्धविवृत में क्या हुआ, मुंह आधा खुलेगा, ठीक है। तो अगर संवृत में हुआ कि मुख प्रायः बंद सा रहता है,
तो अर्ध समृद्ध में क्या होगा कि मुख आधा बंद रहता है, ठीक है, आधा बंद रहता है। इसके उदाहरण होते हैं ए ओ, ए और ओ, ठीक है। तो उदाहरण फिर से सुन लीजिए। विवृत स्वर का उदाहरण है आ, केवल आ। आप उच्चारण करके देखिए, ऐसे लगेगा कि मुंह हमारा पूरा खुला है। उसके बाद अर्ध विवृत अ, ऐ, औ, ठीक है, आधा खुला। समृद्ध स्वर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री। अर्ध समृद्ध ए ओ। तो यहाँ पर मुखाकृति के आधार पर आ कैसा स्वर है? उत्तर क्या होगा? विवृत स्वर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। ऐश्वर्य, ओखली, ऋग्वेद, कविंद्र। अगर ए ऑप्शन देखेंगे तो ये अशुद्ध है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कैसे होगा? ए लगेगा, ठीक है, ए ये लगेगा ऐश्वर्य। ओखली ये सही है, ओखली शब्द सही है। ऋग्वेद, ऋग्वेद ऐसे नहीं लिखते हैं, उसे हम ऋग्वेद लिखते हैं, ठीक है। उच्चारण करते हैं ऋग्वेद, लेकिन लिखते क्या है? ऋग्वेद, ठीक है। रू लिखते हैं, है ना। बोलते समय हम री बोलते हैं, लेकिन लिखेंगे तो रू, है ना। उसके बाद कविंद्र, कविंद्र हमें पता है कवि जोड़ इंद्र। कवि में होता है छोटी ई, इंद्र में होता है छोटी ई, दोनों मिलकर बनते हैं बड़ी ई, ठीक है। तो कविंद्र में बड़ी ई होना चाहिए था, इसीलिए ये भी गलत है। उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, ओखली। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई, ये किस क्रिया से बनी है? पढ़ना, ठीक है। दौड़, ये किस क्रिया से बनी है? दौड़ना। उतराई किस क्रिया से बनी है? उतरना। लेकिन खटाई अगर हम देखेंगे, मतलब खट्टा लगने की जो अवस्था है, खटाई बोलते हैं उसको, वो खट्टा से बना है ना। खट्टा कोई क्रिया नहीं है, तो यहाँ पर सही होगा डी ऑप्शन। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन, खटाई। खटाई एक वर्ड होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों में किसके मेल से विशेषण शब्दों का निर्माण होता है? उपसर्ग, कारक, प्रत्यय, विशेषण। पूछा गया है कि संज्ञा शब्दों में किसके मेल से, मतलब अगर एक शब्द संज्ञा है तो उसमें हम ऐसा क्या मिला दें कि वो विशेषण शब्द बन जाएगा। सपोज एक संज्ञा शब्द क्या है? ज्ञान। ज्ञान में हम ऐसा क्या मिला दें कि ये विशेषण बनेगा। ज्ञान को अगर हम विशेषण बनाएंगे तो ज्ञानी हो सकता है ना। अगर हम बोलते हैं कि मोहन ज्ञानी है, तो ज्ञानी यहाँ पर मोहन के लिए एक विशेषण है, मोहन की विशेषता बता रहा है, ज्ञानी है ना। ज्ञानी व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? ज्ञानी है। तो ज्ञान में हम जोड़ते हैं बड़ी ई, ज्ञानी। तो ये जो बाद में अगर हम जोड़ते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। इधर जोड़ते तो होता उपसर्ग, इधर जोड़ रहे हैं मतलब यह क्या है? प्रत्यय है। समाज, समाज में हम अगर इक जोड़ेंगे, सामाजिक, वो हो जाएगा विशेषण, ठीक है। तो उत्तर होगा सी ऑप्शन। संज्ञा शब्दों में प्रत्यय के मेल से विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? कवि कवयित्री, बाघ बाघिन, नेता नेत्री, मेंढक मेढा। कवि कवयित्री सही है, बाघ बाघिन सही है, मालिन हो, सुनारिन हो, बाघिन हो, धोविन हो, याद रखिएगा छोटे ई लगाइएगा।
नेता नेत्री ये भी ठीक है। मेंढक मेढ़ा ये गलत है। मेंढक मेंढकी, ठीक है। बच्चे पढ़कर घर चले गए हैं, काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। बच्चे पढ़कर घर चले गए हैं, अगर होता बच्चे पढ़कर घर चले गए, कब गए पता नहीं, ठीक है, निर्दिष्ट समय का पता नहीं है। गए ये क्या होगा, सामान्य भूतकाल। यहीं पर अगर हम लगा देते हैं बच्चे पढ़कर घर चले गए हैं, मतलब अभी अभी गए हैं, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, आसन्न भूतकाल, ठीक है, आसन्न भूतकाल। यहीं पर अगर हम लगाते बच्चे पढ़कर घर चले गए थे, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो बच्चे पढ़कर घर चले गए हैं क्या होगा, आसन्न भूतकाल। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। मजदूर चाय पी रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, किसान फसल काट रहा था। कर्म ढूंढेंगे। चाय पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, चाय, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, सकर्मक। फसल काट रहा था, क्या काट रहा था, फसल। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप कर्म कारक को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप वाक्य में कर्म कारक आपको देखने को मिल रहा है तो आपको पता चलना चाहिए कि सकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है, ठीक है। आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश में यहाँ पर हम इसको कर्म नहीं कहेंगे। कारकों को अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर अधिकरण कारक पा रहे हैं, है ना, कर्म कारक नहीं है, मतलब कर्म नहीं है। तो सी ऑप्शन सही होगा। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है। क्या किसको, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी हैं कर्म ढूंढने के लिए। आधार का विलोम शब्द क्या होगा, अनाधार, उद्धार, निराधार, प्रतिधार। सही उत्तर सी होगा, आधार का विलोम होता है निराधार। निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य है। अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो गए होते, संभावना पहली कक्षा में पढ़ती है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ए ऑप्शन, अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए। मैं मेंबर्स को बताई थी एक बार कि देखिएगा जहाँ पर आएंगे, खाएंगे, अगर ऐसा लगा हो, चाहे संभवतः हो चाहे शायद हो, वो संदेहवाचक में आएगा। लेकिन आए, जाएं, हों ऐसा लिखा हो तो वो संभावना सूचक होगा, है ना। मतलब जो काल में हम देखते हैं संदिग्ध एक देखते हैं और एक देखते हैं संभाव्य। तो संभाव्य में हम देखते हैं आए, जाएं, हो ऐसे लिखा होता है, और संदिग्ध में हम देखते हैं आएंगे, लिखेंगे ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक संभावना सूचक वाक्य है, ठीक है। तो उसको हम क्यों संदेहवाचक वाक्य कहेंगे, क्वेश्चन हो सकता है। तो काल में देखिए, काल में रहता है संदिग्ध काल अलग है, संभाव्य काल अलग है, दोनों के लिए अलग अलग उदाहरण हैं। लेकिन वाक्य में संभावना के लिए कोई पर्टिकुलर वैसा वाक्य नहीं होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, विधानार्थक होता है जिसमें कोई कार्य होने या फिर करने का सामान्य कथन रहता है, जैसे कि यहाँ पर एक है संभावना पहली कक्षा में पढ़ती है। फिर होता है निषेधार्थक, किसी भी वाक्य में अगर हमें नो, नहीं का अगर भाव आता है तो हम कहेंगे निषेधार्थक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, अगर क्वेश्चन का भाव आता है तो प्रश्नवाचक, जैसे कि बी ऑप्शन में है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक में आज्ञा रहता है, या तो आदेश रहता है या फिर उपदेश रहता है। विस्मयार्थक, जिसमें हर्ष हो, विस्मय हो, घृणा हो। इच्छार्थक, शुभकामना हो, इच्छा हो, आस हो, ठीक है। संदेहार्थक रहता है जिसमें संभावना
हो सकता है या फिर संदेह हो सकता है। और एक रहता है संकेतार्थक, संकेत या फिर इशारा, जैसे कि सी ऑप्शन में है, अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो गए होते। तो यहाँ पर हमें एक संकेत देखने को मिल रहा है, उसके परिश्रम करने की तरफ संकेत है। ठीक है, अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो गए होते, संकेतार्थक। तो यहाँ पर वाक्य में हमें काल को नहीं लाके घुसाना है कि ये अगर संभाव्य काल में आता है तो संदेहवाचक वाक्य में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वाक्य में संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत हम ऐसे वाक्य को रखते हैं जिसमें से हमें संभावना का बोध हो या फिर संदेह का बोध हो। रक्त शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? रक्तिक, रक्तिम, रक्तिस, रक्तिर। सही उत्तर बी होगा, यहाँ पर रक्तिम होता है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तमचर, अड़िग, कांतार, ढकोसला। सही उत्तर डी होगा, ढकोसला। ठीक है, ढकोसलेपन भी हम कहते हैं, ढकोसला। तो आडंबर का पर्यायवाची होगा ढकोसला। बाकी शब्दों के बारे में भी जानिए। तमचर, तमचर किसे कहते हैं? देखिए, तम क्या है? अंधकार, है ना। रात्रि, निशा, तो निशाचर हम किसे कहते हैं? राक्षस को। उसी तरह अंधकार, अंधकार में चरने वाला, वही सेम है। तमचर भी हम कहेंगे असुर को। असुर का अगर पर्यायवाची पूछे तो दनुज होगा, निशाचर होगा, राक्षस होगा, दैत्य, दानव, रजनीचर, यातुधान। याद रखिए, यातुधान एक वर्ड है असुर के लिए। सुरारी, इंद्रारी। अरि का मतलब क्या है? शत्रु। तो सुर है क्या? देवता, देवताओं का शत्रु असुर, तो सुरारी। इंद्र का शत्रु इंद्रारी, क्या है? असुर, तमचर। ठीक है, तो ये हो गए असुर के पर्यायवाची। अड़िग, अड़िग का मतलब है अचल। इसका पर्यायवाची अगर देखेंगे, दृढ़, स्थिर, अविचल, अटल, ये हो जाएंगे। कांतार का मतलब क्या है? अरण्य। ठीक है, याद रखिएगा, कांतार होता है अरण्य। इसके लिए हम पर्यायवाची क्या क्या लिख सकते हैं? जंगल, वन, कानन, अटवी, विपिन। ठीक है, अटवी याद रखिए, नया वर्ड है, अटवी। ठीक है, अटवी। तो आडंबर का क्या होता है पर्यायवाची? ढकोसला। ढकोसला के लिए और भी कुछ वर्ड्स होते हैं पर्यायवाची, जैसे प्रपंच, पाखंड, ढोंग, दिखावा, स्वांग। ठीक है। फसल का बहुवचन क्या होगा? फसल, फसलें, फसले, फसलों। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, फसल का बहुवचन होता है फसलें। तो अकारांत शब्द है फसल और बहुवचन में एक कारांत हो रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे? फसल को एक स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है? प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, वो खाना खाकर सो गया। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, गोविंद ने राम को जगवाया। यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, इन दोनों में साफ साफ दिख रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, लिखवाता है अनिल से, कटवाता है मजदूर से, तो प्रेरणार्थक क्रिया। डी ऑप्शन अगर देखेंगे, गोविंद ने राम को जगवाया, डायरेक्टली यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि वो किसके सहारे जगवाया। देखिए, अगर लिखा होता गोविंद ने राम को जगाया, तो हम कहेंगे कि गोविंद ने खुद जगाया है राम को, लेकिन लिखा है यहाँ पर जगवाया, मतलब कोई ना कोई तीसरा इंसान यहाँ पर है। गोविंद और राम के बीच एक तीसरा इंसान है, नाम नहीं लिखा गया है लेकिन है, जिसके द्वारा गोविंद ने राम को जगवाया। तो यहाँ पर भी हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। बी ऑप्शन सही होगा, वो खाना खाकर सो गया। यहाँ पर कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहा है, वो खुद कार्य कर रहा है, वो खाना खाकर सो गया। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त नहीं हुआ है, बी ऑप्शन सही है। आँख का कांटा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई महत्व ना रहना, अत्यधिक क्रोधित होना, अप्रिय होना, क्रोध की नज़र से देखना।
उत्तर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। आँख का कांटा होना, इसका मतलब क्या है? अप्रिय होना। कहते हैं ना, तुम मुझे यार चुभने लगे हो। मतलब जब हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, उसके काम हमें मतलब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये मुझे चुभने लगा है, इसकी बातें मुझे चुभने लगी हैं। जब किसी की बात मतलब आपको अच्छा ना लगे तो एक लगता है कि वो चुभती हैं मुझे, और चुभता क्या है? कांटा, है ना। तो याद रखिए, आँख का कांटा होना, इसका मतलब क्या है? सी ऑप्शन, अप्रिय होना। बुरा लगना भी हो सकता है, अप्रिय होना भी होता है। कोई महत्व ना रहना, इसके लिए क्या मुहावरा होगा? आँखों से गिरना। वो मेरी आँखों से गिर गया, मतलब उसका अब मेरी नज़रों में कोई महत्व नहीं है। बी ऑप्शन जो लिखा है, अत्यधिक क्रोधित होना, इसके लिए मुहावरा है आँखों में खून उतरना। किसी को देखकर अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं आपकी आँखों में खून उतर रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा आप क्रोधित हैं। डी ऑप्शन में है क्रोध की नज़र से देखना, इसके लिए कौन सा मुहावरा है? आंखें लाल करना, ठीक है, आंखें लाल करना। चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गोद में बैठकर आँख में उंगली, अधजल गगरी छलकत जाए, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। उत्तर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। मतलब एक पल में वो इधर बैठा होता है, दूसरे पल में वो यहाँ पर नहीं होता है, कहीं और ही होता है, बहुत ही चंचल स्वभाव का, ठीक है। तो चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है डी ऑप्शन, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, इसका अर्थ क्या है? झूठ और प्रपंच रचना, ठीक है। और एक अर्थ भी हो सकता है कोई बड़ी बुराई करना और छोटी बुराई से बचना। गोद में बैठकर आँख में उंगली, इसके लिए भी दो अर्थ हो सकते हैं, एक है भलाई के बदले बुराई करना, ठीक है, और एक है शरण में आकर उत्पात मचाना। अधजल गगरी छलकत जाए, इसके लिए अर्थ क्या है? कि ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना। इसके बाद पद्य विभाग से क्वेश्चन है, कभी निराला की तोड़ती पत्थर एक गरीब मजदूरनी की ड्यास का दर्पण है। व्यथा, कथा, परिचयात्मक, कार्य, इनमें से कोई नहीं। शुरू से ही उसका वर्णन कवि ने कैसे किया है? जैसे कि उसके सामने अट्टालिका है, तरु है, प्राचीर है, मगर उसके पास कोई छायादार पेड़ नहीं है जिसके तले कम से कम वो बैठ सके। कड़ी धूप में वो क्या कर रही है? पत्थर तोड़ रही है, ठीक है। उसके बाद और एक जगह आप देखेंगे कि वो एक ऐसी दृष्टि से, ऐसी एक नज़र से कवि को देख रही है जैसे मार खाई है और रो नहीं रही है। मतलब इतनी विवश भरी वो क्या है? विवशता भरी वो दृष्टि है। तो उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, व्यथा, कथा, उसकी पीड़ा, उसकी जो क्या है? विवशता। कवि निराला की तोड़ती पत्थर एक गरीब मजदूरनी की व्यथा कथा का दर्पण है। डलहौजी ने किन्हें अपने पैरों के नीचे ठुकराया था? रानियों को, बेगमों को, राजाओं, नवाबों को, भारतीयों को। झांसी की रानी से क्वेश्चन है और उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, राजाओं, नवाबों को। अगर पंक्तियाँ देखेंगे, अनुनय विनय नहीं सुनता है, बिकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, राजाओं, नवाबों को।
पथ की पहचान कविता का जीवन मूल्य क्या है? खेलकूद, देशभक्ति, भविष्य नियोजन, उपर्युक्त सभी। पथ की पहचान कविता का जीवन मूल्य क्या है? वहाँ पर खेल कूद के बारे में नहीं बताया गया है, देशभक्ति की भी बात नहीं है, भविष्य नियोजन की बात है। सी ऑप्शन सही होगा। कैसे भविष्य नियोजन, कैसे फ्यूचर प्लानिंग? अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं, उसके बाद कवि का कहना है कि एक रास्ते में अगर आप बढ़ जाते हैं तो फिर तब और समय ही नहीं होता है कि फिर आप दूसरे किसी पथ पर बढ़ें। ठीक है, तो आपका जो फ्यूचर है क्या है कि मुझे एक लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, उसके लिए आपको मार्ग भी चुनना है जो कि आप प्लान कर देंगे पहले से। ठीक है, किस मार्ग में मुझे जाना है, क्योंकि उसके बाद मार्ग आप चेंज नहीं कर सकते। तो किस मार्ग में जाना है इसको चुनना भविष्य के लिए प्लानिंग ही तो हुआ है कि नहीं? तो उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, भविष्य नियोजन। निम्न में से किसको एक आशावादी व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया गया है? जुगनू, कोयल, संध्या, भ्रमर। उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, जुगनू। क्यों उसको एक आशावादी व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया गया है ऐसा मैं बोल रही हूँ? हम देखेंगे कि अंधेरी रात में, ठीक है, दीपक जलाकर वो बैठा होता है, जैसे कि कविता में है। जिस रात में घटा उठी होती है, तूफान उठा होता है, मतलब भयंकर रात है, उसी रात में भी लौ लगाए बैठा होता है कौन? जुगनू। मतलब कोई आशा है ना। घटाएं कहती हैं कि फिर उजाला नहीं होगा, मतलब घटाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कह रही हों कि फिर उजाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी गरज गरज कर घटाएं कहती हैं कि उजाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी चिर ज्योति में, मतलब उजाला होगा, इस पर निष्ठा जमाकर कौन बैठा होता है? जुगनू। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आशावादी है। तिमिर के राज के कठिन आतंक के सामने जुगनू विद्रोह की ज्वाला जलाए बैठा था। ठीक है, मतलब उस कठिन जो आतंक है, तिमिर के राज के कठिन आतंक, उसके विरोध में विद्रोह की ज्वाला जलाए बैठा था कौन? जुगनू। यहाँ पर भी आशावादी व्यक्तित्व। प्रलय की वजह से जहाँ विनाश हो रहा था वहाँ निर्माण में आशा दृढ़ा कर बैठा था जुगनू। मतलब चारों ओर वो देख रहा है कि विनाश हो रहा है, फिर भी वो सोच रहा है कि नहीं, निर्माण होगा। यहाँ भी आशावादी है। प्रभंजन मेघदामिनी ने सब कुछ तोड़ फोड़ डाला, लेकिन उसी तोड़ फोड़ में भी, मतलब हर तरफ सब कुछ तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, लेकिन उसी तोड़ फोड़ में भी जुगनू क्या कर रहा है? अपने विश्वास को बचा लिया है, टूटने नहीं दिया है ना। प्रभंजन मेघदामिनी जहाँ सब कुछ को वो लोग तोड़ रहे हैं, यहाँ पर जुगनू अपने विश्वास को बचा लिया है, उनसे टूटने नहीं दिया है। तो यहाँ भी वो आशावादी है। प्रलय की रात में कोई प्रणय की बात कैसे सोचे, ऐसा लिखा गया है, लेकिन प्रणय में समझ तो खो ही जाता है, अतः जुगनू का भी समझ खो गया है, ऐसा मानना है। क्योंकि प्रलय में भी जुगनू किसी के पंथ में, उजाला के ही पंथ में पलकें बिछाकर बैठा था, है ना। जहाँ मतलब प्रलय है, मतलब कोई आस ही नहीं है कि अगले पल क्या होगा, वहाँ पर भी इसके पास इतनी आशाएं भरी हुई हैं कि यह किसी के पंथ में पलकें बिछाकर बैठा है, उजाला होगा, है ना। तो यहाँ पर भी आशावादी है। तो उत्तर होगा ए ऑप्शन, जुगनू। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या को उपस्थित किया है? आलंबन यानी सहारा। अर्जुन और कृष्ण, सुयोधन और युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी, भीष्म और युधिष्ठिर। उत्तर होगा डी ऑप्शन, भीष्म और युधिष्ठिर। कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है? मंदिरों में,
कण कण में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। उत्तर बी ऑप्शन, कण कण में। किसके अनुरोध पर मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा की रचना की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त के अनुरोध पर मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा की रचना की थी। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने किसे संबोधन किया है? फूल, परी, युवती, छोटी चिड़िया। हम देखेंगे कि लिखा है बाल विहंगिनी, मतलब बाली उम्र की चिड़िया, छोटी चिड़िया। ठीक है, उत्तर होगा डी ऑप्शन, छोटी चिड़िया। संध्या सुंदरी कविता किस कोटि की रचना है? प्रकृति संबंधी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी, सौंदर्य प्रधान। यहाँ पर हम देखेंगे कि शाम समय का क्या है, वातावरण को चित्रित किया गया है कि किस तरह से, मतलब शाम होती है, शाम होने से लेकर शाम के डूबने तक, अर्धरात्रि की निश्चलता में डूब जाती है संध्या सुंदरी, है ना। तो वहाँ तक जो जो भी क्रियाएं होती हैं उसको एक मनुष्यों की क्रिया के रूप में दर्शाया गया है। और शाम क्या है? प्राकृतिक चीज़ है। तो उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, प्रकृति संबंधी। सौंदर्य प्रधान आप अगर कहेंगे कि संध्या सुंदरी का सौंदर्य को बताया गया है, तो फिर भी मैं कहूँगी कि संध्या एक क्या है, प्राकृतिक मतलब घटना है। शाम का होना, शाम का दृश्य भी जो भी है वो भी प्राकृतिक है। तारा का दिखना वो भी प्राकृतिक है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि ये ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, प्रकृति संबंधी। समाज सहित भरत जी कैसी मदिरा से छके यानी मतवाले होकर चले जा रहे थे? भक्ति रूपी, स्नेह रूपी, विरह रूपी, मिलन रूपी। पहले मैं पंक्तियों को कह दे रही हूँ। मंगल सगुन हो ही काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली ही रामू मिटी ही दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाही स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, बिहबल बचन प्रेम बस बोलोही। इसका अर्थ क्या है कि मंगल सगुन का संकेत सबको हो रहा है कि कुछ मंगल होने वाला है। ठीक है। फरक ही सुखद विलोचन बाहु, स्त्रियों के बाएं और पुरुषों के दाएं आँख और बाहु फड़क रहे हैं, यानी कि कुछ शुभ सूचना है, कुछ शुभ होने वाला है। भरत ही सहित समाज उत्साह, भरत के साथ साथ पूरा समाज जो कि राम से मिलने के लिए जा रहा था वो उत्साहित हो रहा था। मिली ही रामो मिट्टी ही दुख दाहो, राम जी से मिलेंगे तो होगा क्या? दुख दाह जो भी है वो मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिया जाके, जिसके मन में जैसा है वो वैसा ही सोच रहा है अपने मन में। जाही स्नेह सुरा सब छाके, यहाँ पर उत्तर है आपका कि सब कोई स्नेह रूपी मदिरा से मतवाले होकर चले जा रहे थे। ठीक है। जाही स्नेह यानी स्नेह, स्नेह सुरा सब छाके, स्नेह रूपी मदिरा से मतवाले होकर, बी ऑप्शन सही है, सब लोग जा रहे थे। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, सबके अंग शिथिल हो रहे थे, पैर जो है डगमगा रहे थे, और प्रेमवश, प्रेम के कारण विह्वल होकर वचन कह रहे थे। ठीक है। उत्तर यहाँ पर क्या हुआ? बी ऑप्शन, स्नेह रूपी। भारतवर्ष से चीन को किसकी दृष्टि मिली? दया, धर्म, शील, रत्न। उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, धर्म। यवनों को क्या मिला था? दया का दान।
चीन को धर्म की दृष्टि, ठीक है। स्वर्णभूमि को रत्न, सील के सिंहल को भी सृष्टि। कौन अपने सैनिकों को हिमाद्री तुंग श्रृंग से गीत के माध्यम से वीरता का संदेश दे रही थी? कल्याणी, अलका, कार्नेलिया, मालविका। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के छठा दृश्य। उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, अलका। अलका अपने सैनिकों को, उसके सैनिक कहाँ से आए? अब तक्षशिला के सैनिक हैं, तक्षशिला की राजकुमारी है कौन? अलका, तो उसी के ही सैनिक हुए। अलका अपने सैनिकों को हिमाद्री तुंग श्रृंग से गीत के माध्यम से वीरता का संदेश दे रही थी। यहाँ से शुरू होते हैं गद्य विभाग के क्वेश्चन। भोलाराम का जीव निबंध में ठेकेदार, इंजीनियर तथा ओवरसियर की बात किसने कही है? धर्मराज, चित्रगुप्त, नारद, यमदूत। जब नारद ने पूछा किसके बारे में? निवास स्थान की समस्या, तब धर्मराज कहते हैं कि निवास स्थान की समस्या हल हो चुका है, ठीक है। तो तभी धर्मराज कहते हैं ठेकेदार, इंजीनियर और ओवरसियर की बात। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, धर्मराज। क्या क्या कहते हैं कि ठेकेदार क्या किया? पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, ठीक है। इंजीनियर के बारे में क्या कहा? ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर ने क्या किया? उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन, धर्मराज। हरनंदन सिंह के कितने लड़के थे? 2, 3, 1, 5। उत्तर होगा ए ऑप्शन 2, ठीक है। एक लड़के का नाम मेंशन है और एक लड़के का नाम मेंशन नहीं है। हरनंदन सिंह भगवंत सिंह से कह रहा होता है कि मेरे 2 लड़के हैं, एक भी काम न आए अगर आपके बारे में मेरे मन में कुछ भी कपट हो, रिश्तेदारी की परवाह मुझे नहीं है। तो उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन 2। किसके ख्याल से दिल्ली दरबार एक बहुत बड़ी चीज़ थी? लॉर्ड कर्जन, शिव शंभू, बाल मुकुंद गुप्त, भारतवासी। उत्तर होगा ए ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। जो चिट्ठा था उसमें क्या लिखा गया था कि आपके ख्याल से वो बहुत बड़ी चीज़ थी। शिव शंभू शर्मा चिट्ठा लिख रहा है, वो लिख रहा है कि आपके ख्याल से वो बहुत बड़ी चीज़ थी। आपके यहाँ पर किसके लिए लिखा गया है? लॉर्ड कर्जन के लिए। पर भारतवासियों की दृष्टि में वो बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ ना था। तो याद रखिएगा, किसके ख्याल से दिल्ली दरबार एक बहुत बड़ी चीज़ थी? लॉर्ड कर्जन। इसे भी याद रखिए, किसकी दृष्टि में दिल्ली दरबार बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ ना था? भारतवासियों की दृष्टि में। कभी कुछ ज़रूरत होने पर लिखने के लिए गजाधर बाबू ने किससे कहा? अमर, नरेंद्र, अपनी पत्नी गणेशी। जाते समय जब गणेशी ने कहा कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। तब गजाधर बाबू कहते हैं कि कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, गणेशी। रजिया के शरीर पर कैसे फूल खिलने लगे थे? किशोरी के फूल, जवानी के फूल, समझदारी के फूल, नयापन के फूल। रजिया बढ़ती गई, बड़ी हो रही थी, बच्ची से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। ये लाइन आपको मिल जाएगा रेखा चित्र में। तो उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, जवानी के फूल। अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी।
चीप की दावत कहानी में यह किसने कहा है? सामनाथ, सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ की सहेली, विदेशी अफसर की पत्नी। सही उत्तर होगा ए, सामनाथ। किससे कहा था? अपनी पत्नी से। ठीक है। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से जब प्रश्नों का बौछार हुआ, रामू की बहू क्या कर रही थी? खुश हो रही थी, प्रायश्चित कर रही थी, सिर झुकाए बैठी थी, रो रही थी। उत्तर होगा सी ऑप्शन, सिर झुकाए बैठी थी। पुरस्कार कहानी के आधार पर बताइए कि किसके अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बाँस उठ रही थी? मधुलिका, मधुलिका की जमीन, महाराजा की सवारी, शैलमाला। अगर हम शुरुआत का पैराग्राफ पढ़ेंगे पुरस्कार कहानी का तो मिलेगा आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़ जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष, प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था, देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतर उर्वरा भूमि से सौंधी बाँस उठ रही थी। यहाँ पर हमें उत्तर मिल गया, क्या है? डी ऑप्शन, शैलमाला। ठीक है। नगर तोरण से जयघोष हुआ, भीड़ में गजराज का चमरधारी सुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वो हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। तो उत्तर हमें यहाँ पर मिल चुका है कि शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बाँस उठ रही थी। जब सुनंदा सोच रही थी कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए, तब समय कितना हुआ था? 12 से ऊपर, 1 बज गया था, 2 बज चुका था, 1:30 बजने वाला था। सुनंदा सोचती है, मैं पैराग्राफ को बोल रही हूँ, सुनंदा सोचती है, नहीं सोचती कहाँ है, अलस भाव से वो तो वहाँ बैठी ही है। सोचने को है तो यही कि कोयले ना बुझ जाएं, वो जाने कब आएंगे। 1 बज गया है, देखिए पर्टिकुलर यहाँ पर मेंशन है, 1 बज गया है, कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। तो उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, 1 बज गया था। तत्सत कहानी में पैने दांत किसके थे? आदमी, सर्पराज, पशुराज सिंह, बबूल। उत्तर होगा सी ऑप्शन, पशुराज सिंह। और थोड़ा वर्णन देखिए, पशुराज सिंह के पैने दांत थे, बालों से गर्दन शोभित थी, पूंछ उठी थी, धीमी गर्भीली गति से वो वहाँ आए और किलक किलक कर बहते जाते हुए निकट के एक चश्मे से पानी पीने लगे। ठीक है। तो उत्तर होगा सी ऑप्शन, पशुराज सिंह के पैने दांत थे। किसकी आंखें रात्रि के समय प्रकाश से जगमगाते हुए सुसज्जित केली भवन में चित्रलेखा के मादक सौंदर्य को देखकर चकाचौंध हो गई? विजयगुप्त, श्वेतांक, रत्नांबर, विशालदेव। उत्तर बी ऑप्शन होगा, श्वेतांक। जब रत्नांबर श्वेतांक को विजयगुप्त के यहाँ छोड़कर गए तब विजयगुप्त चित्रलेखा की ओर संकेत करते हुए श्वेतांक से कहा, जानते हो श्वेतांक, यह कौन है? तो चित्रलेखा की ओर संकेत किया विजयगुप्त ने, तो श्वेतांक ने देखा चित्रलेखा की ओर। तब श्वेतांक की आंखें रात्रि के समय प्रकाश से जगमगाते हुए सुसज्जित केली भवन में चित्रलेखा के मादक सौंदर्य को देखकर चकाचौंध हो गईं। उत्तर बी ऑप्शन, श्वेतांक। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं।
चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर बताइए कि यह किसका कथन है। वररुचि, चाणक्य, राक्षस, दांड्यायन। प्रथम अंक से क्वेश्चन है। 7वां दृश्य है मगध का बंदीगृह, जहाँ पर था कौन? चाणक्य। तो वररुचि जब कहता है कि ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण तपोनिधि ब्राह्मण हो, तब गुस्से में चाणक्य क्या कहते हैं? त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, चाणक्य। लालमणि के माथे पर किस आकार का श्वेत तिलक था? गोल, त्रिभुज, पान, डमरू। उत्तर होगा सी ऑप्शन, पान। लालमणि का वर्णन सुनिए। वश्च यानी कि लालमणि, ठीक है, बछड़ा था छोटा, अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद बलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वश्य मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। किसने एक साइन बोर्ड आगरा से बनवाया था? सुखदेव बाबू, चारमियान साहब, ठाकुर सोबरन सिंह, वैद्य जी। वैद्य जी चंद्र से रजिस्टरों के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक आदमी ने किवाड़ से भीतर झांका, जो कि कौन था? खलासी, ठीक है। वैद्य जी की निगाह ने आदमी को पहचाना और वे सतर्क हो गए। फिर बोले, किससे बोले? चंद्र से, मतलब सुनाते हुए खलासी को, एक बोर्ड आगरा से बनवाया है, जब तक नहीं आता इसी से काम चलेगा। किससे? जो चंद्र बना रहा था, जो साइन बोर्ड, उसी से। फुर्सत कहाँ मिलती है जो इन सब में सिर खपाएं? तो उत्तर हमें यहाँ पर क्या मिला? डी ऑप्शन, वैद्य जी। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वो यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो किसका अवसर सामने आता है? दया, क्षमा, शांति, विवेक। उत्तर होगा बी ऑप्शन। किसका अवसर सामने आता है? क्षमा का। काले खां के वर्णन के बारे में असंगत तथ्य चुनिए। वो अधोड़ था, अधेड़ उम्र का, ठीक है। वो गोरा था, वो कठोर आकृति का था, वो बलिष्ठ था। असंगत पूछा है, सही होगा बी ऑप्शन, वो गोरा था। काले खां गोरा नहीं था, वो काला था, ठीक है। तो उत्तर होगा बी ऑप्शन, यहाँ पर वो गोरा था, ये असंगत है। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वो उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? यह कथन किसका है? मल्लिका, मातुल, विलोम, कालिदास। मल्लिका मतलब आषाढ़ का एक दिन। उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, मल्लिका। मल्लिका खुद कहती है, जब अग्निसेन वापस आता है, फिर अंबिका कहती है कि उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। वे कहते हैं, यहाँ तक कहकर रुकती है अंबिका। तो मल्लिका वहाँ से शुरू करती है कि मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वो उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? उत्तर होगा ए ऑप्शन, मल्लिका। बुधगुप्त के नाम से किसका आकाश गूंजता था? बुधगुप्त यानी आकाशदीप, ठीक है, आकाशदीप कहानी। बाली, जावा, सुमात्रा, बाली, जावा, चंपा, बाली, जावा, सिंधु, बाली, जावा, सिंहलदीप। उत्तर होगा बी ऑप्शन, सही है। बुधगुप्त के नाम से बाली, जावा, चंपा का आकाश गूंजता था। अष्टावक्र को चाट बेचना किसने सिखाया था? उसके पिता, उसकी माँ, एक बूढ़ा, एक चाट वाला। उत्तर होगा बी ऑप्शन, उसकी माँ। लिखा गया है, देखिएगा कि उसी ने ही, उसके माँ के बारे में लिखा गया है कि उसी ने ही तो अष्टावक्र को साथ लेकर
चाट बेचना सिखाया है, अब कोई ना सीख पाए तो कोई क्या करे। ठीक है, ये लिखा गया है, तो उत्तर होगा बी ऑप्शन, उसकी माँ। अशोक के फूल निबंध के आधार पर बताइए कि सोम किनसे खरीदा जाता था। हूण, शक, यक्ष, गंधर्व। उत्तर होगा डी ऑप्शन, गंधर्व। घिसू को ठाकुर की बारात याद आई थी, उसके अनुसार किन्होंने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। ठाकुर समाज ने, महाजन ने, लड़के वालों ने, लड़की वालों ने। उत्तर होगा डी ऑप्शन, लड़की वालों ने। और क्या खिलाया था? जो पूरियां थी वो असली घी की। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या क्या खाना? चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। ठीक है, और मुंह धोने के बाद क्या मिला? पान, इलायची। तो इतने थे खाने के सामान। उत्तर होगा डी ऑप्शन, लड़की वालों ने। आपका बंटी उपन्यास के आधार पर बताइए कि सामने वाले को पराजित करने के लिए सायास और सन्नद्ध जीवन किसे जीना पड़ा? शकुन, अजय, बंटी, प्रमिला। उत्तर होगा ए ऑप्शन, शकुन। आपका बंटी उपन्यास के आधार पर सामने वाले को यानी अजय को, ठीक है, अजय को पराजित करने के लिए सायास और सन्नद्ध जीवन शकुन को जीना पड़ा, लेकिन वही जीवन शकुन को ही हरा दिया। ठीक है, वही जीवन। और डी ऑप्शन में जो लिखा है प्रमिला, ये कौन थी? आप लोग बताइए कमेंट में। पूस की रात कहानी के आधार पर बताइए कि किसने झबरा में एक नई स्फूर्ति पैदा की थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। हल्को, कर्तव्य, विशेष आत्मीयता, ईमानदारी। ठंड थी, ठीक है। हल्कू जो है अपनी गोदी में झबरे को लेकर बैठा था, तो वहाँ पर झबरा जो है एक विशेष आत्मीयता का अनुभव कर रहा था, क्योंकि हल्कू जैसे उसको अपना कर बैठा था, मतलब ऐसा लगता था जैसे कि खुद का ही अपना कोई भाई हो। ठीक है, इतना ज़्यादा अपनापन था, बिल्कुल भी वहाँ पर घृणा नहीं था। तो उसी विशेष आत्मीयता के बारे में ही बताया गया है कि वही विशेष आत्मीयता ने झबरा में एक नई स्फूर्ति पैदा की थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। उत्तर होगा सी ऑप्शन, विशेष आत्मीयता। चित्रलेखा उपन्यास के आधार पर बताइए कि प्रेम और वासना का क्षेत्र किसके लिए नया था? श्वेतांक, कृष्णादित्य, कुमारगिरी, विशालदेव। चित्रलेखा को देखने से पहले कहाँ पर देखने से पहले जो चंद्रगुप्त की सभा थी, ठीक है, सभा से फिर गुस्सा होकर कौन निकल आया था? कुमारगिरी। फिर पीछे पीछे आई थी चित्रलेखा, तो वही का दृश्य है। चित्रलेखा को देखने से पहले कुमारगिरी ने सौंदर्य की ओर ध्यान नहीं दिया था। प्रेम और वासना का क्षेत्र उसके लिए नया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उत्तर मिला सी ऑप्शन, कुमारगिरी। चित्रलेखा उपन्यास के आधार पर प्रेम और वासना का क्षेत्र किसके लिए नया था? कुमारगिरी। और थोड़ा सुन लीजिए कि चित्रलेखा के सौंदर्य से योगी के हृदय में एक हल्का सा कंपन हुआ। प्रथम बार योगी ने इस कंपन से युक्त सांसारिक सुख का अनुभव किया। थानेदार और कानूनगो से मुरारी लाल ने किसकी शिकायत सुनी थी? मनोज शंकर, रजनीकांत, भगवंत सिंह, मनोज शंकर के पिता। उत्तर होगा बी ऑप्शन, रजनीकांत। भगवंत सिंह भी आकर शिकायत ही करता है, कहता है कि बहुत ठाट बाट से रह रहा है, किसी का नहीं सुनता है ना, एकदम आवारा हो गया है, ये सब कहता है भगवंत सिंह। तो मुरारी लाल कहता है कि हाँ, कुछ दिन पहले थानेदार से भी सुना था, कानून को भी रास्ते में कह रहा था।
तो थानेदार और कानूनगो से मुरारी लाल ने किसकी शिकायत सुनी थी? रजनीकांत। किसको अमरकांत बड़ा गरीब और बहुत ही विचारशील मालूम होता था? गरीब का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि उसके पास धन नहीं है। गरीब का मतलब जैसे मतलब एकदम चुपचाप सा, शांत सा, बहुत ही मतलब दयालु स्वभाव का, यही जानिए। ठीक है। सुखदा, सकीना, पठानिन, रेणुका। उत्तर है डी ऑप्शन, रेणुका। जब रेणुका आ गई थी काशी में रहने के लिए, तो फिर सुखदा गई थी रेणुका से बात करने के लिए, मिलने के लिए। तो अमरकांत के बारे में दोनों बात करते हैं। वहीं पर रेणुका कहती है कि मुझे तो तुझ में ही ज़्यादा दोष दिखाई देते हैं, और कहती है कि मुझे तो अमरकांत बड़ा गरीब और बहुत ही विचारशील मालूम होता है। डी ऑप्शन सही है, रेणुका। आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी? गर्मियों के दिन कहानी में यह प्रश्न वैद्य जी से किसने पूछा? बच्चनलाल, बगल वाला दुकानदार, चंदर, जान पहचान के दुकानदार। पहले मैं बता दूं, ए ऑप्शन बी ऑप्शन एक ही चीज़ है। बगल वाला दुकानदार ही कौन था? बच्चनलाल। ठीक है, यहाँ पर उत्तर होगा डी ऑप्शन, जान पहचान के दुकानदार। बच्चनलाल ने क्या पूछा था कि आप खाना खाने नहीं गए? ठीक है, खाना खाने नहीं गए, ये पूछा था बगल वाला दुकानदार बच्चनलाल। यहाँ पर पूछा गया है आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी, ये क्वेश्चन पूछा था जान पहचान के दुकानदार ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर यह कथन किसका है? अंबिका, मातुल, विलोम, निक्षेप। उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, अंबिका। कालिदास को सम्मान मिल रहा था, फिर भी वो जाने के लिए झिझक रहे थे। ठीक है, जो कि मातुल आया था कहने के लिए मल्लिका और अंबिका से कि वो नहीं जा रहा है। तो वहीं पर अंबिका कहती है सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनेय, मातुल से वो कह रही होती है कि तुम्हारा भागिनेय लोक नीति में भी निष्णात है। कथन किसका है? अंबिका। अब शुरू होता है पेडागोजी के क्वेश्चन। इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस द पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज लीस्ट? किस प्रकार के प्रश्नों में अनुमान लगाने की संभावना सबसे कम होती है? कंप्लीशन टाइप जो होते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, या तो उसमें एक ही वर्ड लिखना होता है ज़्यादातर। येस नो टाइप, फोर आंसर टाइप, आंसरिंग इन ए सिंगल सेंटेंस। अगर हम देखेंगे फोर आंसर टाइप मतलब 4 ऑप्शन है, मतलब गेस करने का जो संभावना सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। आप सबसे ज़्यादा तुक्का लगाते कहाँ पर है? MCQ क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, आप आसानी से तुक्का लगा सकते हैं, बहुत संभावना होता है। येस नो टाइप में भी आप गेस कर सकते हैं, या तो येस होगा, नो होगा, गेस करेंगे। कंप्लीशन टाइप में भी आपको एक ही वर्ड लिखना है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपके मन में 3-4 वर्ड्स आ ही जाएंगे, आप गेस करके लिख देंगे, क्योंकि आगे पीछे मतलब लाइन का आगे पीछे का होगा आपके सामने, बस एक वर्ड वहाँ पर नहीं होगा जिसको आप गेस करके लिख सकते हैं। आंसरिंग इन ए सिंगल सेंटेंस, यहाँ पर आपके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन होता है जिसको आप एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना होता है। इसमें गेस करने की संभावना सबसे कम होती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, आंसरिंग इन ए सिंगल सेंटेंस। अगर पूछा जाए अनुमान लगाने की संभावना सबसे अधिक किस में होती है? सी ऑप्शन सही है, फोर आंसर टाइप। 4 ऑप्शन होते हैं, गेस करने की, तुक्का लगाने की संभावना सबसे अधिक होता है। Which quality is not found in a good test? एक अच्छे परीक्षण में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? वैलिडिटी जिसे कहते हैं वैधता, रिलायबिलिटी वस्तुनिष्ठता, और यूजाबिलिटी जिसे कहते हैं सहजता। ठीक है, उपयोगिता अलग होता है, यूटिलिटी उसे कहते हैं, यूजाबिलिटी कहेंगे हम सहजता को, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम नमनीयता कह सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल हो,
जिसे हम आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकें, फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो अच्छे परीक्षण का गुण फ्लेक्सिबल हो पाना ये नहीं होता है। कोई एक हम टेस्ट बनाए हैं उसको हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर दें, ऐसा नहीं होता है, तब तो वो अच्छा परीक्षण हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें उसको चेंज करना पड़ा। तो डी ऑप्शन सही होगा। ये गुण नहीं, मतलब ये गुण नहीं होता है। अच्छे परीक्षण का गुण ये नहीं होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी। वैलिडिटी होता है, वैधता। वैधता क्या है कि आप जिस उद्देश्य के लिए एक परीक्षा कर रहे हैं, जैसे कि एसएसबी टीजीटी, अब इसे हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए बच्चे काबिल हैं कि नहीं। इसे जानने के लिए हम एसएसबी टीजीटी का एग्ज़ाम करेंगे। तो टीजीटी का एग्ज़ाम होने के बाद अगर हमें वो एस्पिरेंट्स मिल जाते हैं जो कि काबिल हैं, जिनमें काबिलियत है, तो हम क्या कहेंगे कि टीजीटी एग्ज़ाम क्या है, वैलिड है। ठीक है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हम परीक्षा किए थे उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई, हो गया वैधता। वस्तुनिष्ठता, एक गुण होता है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वहाँ पर क्या होता है, परीक्षक का, ठीक है, व्यक्तिगत प्रभाव बच्चा पर ना पड़े, इसका ध्यान रखना पड़ता है। मतलब मैं टेस्ट करूँ, मतलब मैं मार्किंग करूँ, चाहे कोई और टीचर मार्किंग करे, उस बच्चे को सेम मार्क मिलेगा। अगर ये चीज़ होता है तो हम कहेंगे कि वो एक अच्छा परीक्षण है, क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। और जो लिखा गया है बी ऑप्शन में, रिलायबिलिटी, ये क्या होता है, विश्वसनीयता। ठीक है, मतलब चाहे आज एग्ज़ाम करूं, बच्चों के मार्क्स जितने आए हैं, कल परसों अगर एग्ज़ाम करूंगी या फिर 7 दिन बाद अगर मैं एग्ज़ाम करूंगी, तो बच्चे वही आसपास के मार्क्स ही रखेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं होगा मार्क्स में। ठीक है, मतलब एक कहते हैं ना, मतलब एक स्टेबिलिटी होगा मार्क्स में। तो हम कहेंगे विश्वसनीयता है, जो कि एक गुण है अच्छे परीक्षण का। यूजाबिलिटी क्या है, सहजता। मतलब क्या है कि छात्रों को उत्तर देने के लिए सहज हो, जो भी सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे ना हो कि छात्र भी मतलब एकदम से मतलब कोई भी क्वेश्चन ना कर पाए। और क्या है, शिक्षक को भी अंकन के लिए सहज हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो पेपर और टीचर के लिए इवैल्यूएट करने के लिए बहुत कठिन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सहजता का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक परीक्षण में सहजता का गुण हम देखते हैं तो उसे हम कहेंगे अच्छा परीक्षण। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड। किसी पीरियड में शिक्षण के अंतिम चरण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, समेटिव, फॉर्मेटिव। उत्तर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, समेटिव। ठीक है, हम कहेंगे कि एक पीरियड है तो एक पीरियड के दौरान जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, फॉर्मेटिव कहेंगे। लेकिन फॉर्मेटिव में हम क्या देखते हैं, फीडबैक देखते हैं। ठीक है, सपोज मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के दौरान आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका मैं आपको जवाब देती हूँ, मैं कुछ गलती आप में देखती हूँ तो उसके लिए कुछ फीडबैक देती हूँ, वो क्या हो गया, फॉर्मेटिव। लेकिन क्योंकि क्या है, पढ़ाने के दौरान आपको कुछ चीज़ें मालूम नहीं है, या तो मैं बताई नहीं हूँ या फिर मैं बता रही हूँ लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ होता है पढ़ाने के दौरान। लेकिन एक पीरियड है, मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया, जो कि स्पष्टीकरण में होता है। फिर पुनरावृत्ति भी हो गया, मैं सारांश कथन भी कर दी, मूल्यांकन प्रश्न भी हो गया। तो लास्ट में जो मैं पूछूंगी उसके बारे में आपको पूरी तरीके से पता होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है उसको। ठीक है, स्पष्टीकरण में, जैसे कि हम पाठ योजना में करते हैं, स्पष्टीकरण में एकदम से हम स्पष्ट कर देते हैं आपको विषय के बारे में। तो लास्ट स्टेप में जो मैं आपको पूछूंगी वो होगा आप समेटिव टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर मुझे आपकी उपलब्धि देखनी है,
आपको फीडबैक नहीं देना है। फीडबैक मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। क्लास के दौरान, क्लास के बीच में मैं आपको फीडबैक दे चुकी हूँ। लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी वहाँ पर मुझे फीडबैक नहीं देना है, वहाँ पर मुझे आपकी उपलब्धि देखना है। ठीक है, उत्तर होगा सी ऑप्शन, समेटिव, योगात्मक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण निर्माण का एक चरण है? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, प्लानिंग, नॉर्म्स। अगर मैं कहूँ टेस्ट कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप होते हैं, परीक्षण निर्माण के जो चरण होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, जो कि सी ऑप्शन में लिखा गया है, प्लानिंग। तो ये आपका उत्तर है। प्लानिंग में क्या किया जाता है कि क्या मेजर करना है, मतलब हम एक टेस्ट बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। क्या प्लानिंग करेंगे कि हम क्यों ये टेस्ट बना रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस टेस्ट को करने के पीछे। ठीक है, इस टेस्ट को करने के लिए हम किस किस एरिया को कवर करेंगे, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन देंगे, कैसे क्वेश्चन देंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन हो, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो, कैसे क्वेश्चन देंगे, इन सब का हमें प्लानिंग करना है। ठीक है, प्लानिंग कर दिए। फिर आता है सेकेंड स्टेप, प्रिपेयरिंग द टेस्ट। इसमें क्या करना है, अब आपको टेस्ट को प्रिपेयर करना है, आपको इंस्ट्रक्शन देना है। जैसे होता है ना कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इनमें से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वहाँ पर हमें साइड में मार्क्स लिखना होता है। ये सारे होते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सूचना। तो इन्हें हमें लिखना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बनाना है। जो जो हम क्वेश्चन देंगे एक टेस्ट के लिए, क्वेश्चन को लिखना है। स्कोरिंग की भी हमें बनाना है, क्योंकि लास्ट में जब हम कॉपी चेक करेंगे हमें स्कोरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी हमें साथ साथ बनाना है। ठीक है, फिर आता है थर्ड स्टेप, ट्राई आउट। ट्राई आउट में क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, स्कोरिंग द टेस्ट। कुछ बच्चों को लेकर हम टेस्ट, उनके द्वारा हम क्या है, बच्चे टेस्ट देते हैं। ठीक है, फिर हम कॉपी चेक करते हैं। ट्राई आउट के स्टेज में ये होता है। लास्ट आता है इवैल्यूएटिंग द टेस्ट। अब बच्चों ने क्या है, एग्ज़ाम दे दिए हैं, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, चेक करेंगे, कॉपी चेक करेंगे। तो उसके दौरान हम क्या क्या देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। अगर सभी बच्चे एक प्रश्न का उत्तर गलत दिए हैं तो हम क्या समझेंगे कि वो क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है। ठीक है, या तो वो बहुत हार्ड है या फिर हमने उसे अच्छे से समझाया नहीं है। ये होता है आइटम एनालिसिस होता है, मतलब हम क्वेश्चन को देखेंगे। और वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, इसको भी चेक करना होता है इवैल्यूएटिंग द टेस्ट में, फोर्थ स्टेप में, कि जिस उद्देश्य को हम सामने रख के टेस्ट बनाए थे, बच्चों ने जब परीक्षा दी उसके बाद क्या वो उद्देश्य पूरी हुई है या नहीं, इसे देखते हैं। ठीक है, विश्वसनीयता को देखते हैं। जो जो एक अच्छे परीक्षण के गुण हैं उन सब का हम इवैल्यूएट करते हैं। तो ये होते हैं 4 मुख्य स्टेप। ठीक है, प्लानिंग करना होता है, पहले प्लान करो, फिर टेस्ट को बनाओ, फिर ट्राई आउट, बच्चे देंगे परीक्षा, फिर इवैल्यूएट करना है, जो कॉपी आपके पास होंगे उसे चेक करना है, क्वेश्चन को चेक करना है, उद्देश्य को चेक करना है। तो 84 में उत्तर होगा सी ऑप्शन, प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ रूब्रिक्स? निम्नलिखित में से रूब्रिक्स का कौन सा लाभ है? रूब्रिक्स एज ए टूल ऑफ असेसमेंट में बी वेल यूज्ड आज बोथ सेल्फ इवैल्यूएशन डिवाइस और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन डिवाइस। मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में रूब्रिक्स का उपयोग स्व मूल्यांकन उपकरण या बाहरी मूल्यांकन उपकरण दोनों के रूप में किया जा सकता है। बी ऑप्शन, रूब्रिक्स एज ए टूल ऑफ असेसमेंट इज हेल्पफुल फॉर टीचर्स इवैल्यूएशन। मूल्यांकन एक उपकरण के रूप में रूब्रिक्स शिक्षक के मूल्यांकन के लिए सहायक है। रूब्रिक्स एज ए टूल ऑफ असेसमेंट इज हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में रूब्रिक्स माता पिता के मूल्यांकन के लिए सहायक है। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कि रूब्रिक्स का क्या लाभ है। ठीक है, रूब्रिक्स के लाभ के बारे में बताना है। रूब्रिक्स है क्या? ये एक स्कोरिंग उपकरण है जिसमें विद्यार्थियों के कार्य के आकलन के मापदंड लिखे होते हैं। ठीक है, बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें देख के विद्यार्थियों का जो
उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया है उसका हम आकलन कर सकेंगे। इसका यूज, रूब्रिक्स का जो यूज है ये स्टूडेंट खुद भी कर सकता है, क्योंकि जो कुछ क्राइटेरिया लिखे होते हैं उसके द्वारा वो खुद भी अपना आकलन कर सकता है और टीचर भी कर सकता है। तो उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन, rubrics as a tool of assessment may be well used as both self evaluation device और external evaluation device। क्योंकि rubrics के सहारे एक बच्चा खुद का आकलन खुद भी कर सकता है, कोई बाहर वाला भी कर सकता है उन क्राइटेरियाज को देखकर। Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children। वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका के महत्व पर जोर दिया? मोरल, फिजिकल, सोशल, हेरिडिटरी। जब भी आप देखें वाइगोस्की का नाम, आपको तीन चार चीज़ें याद होनी चाहिए। सोशल हो गया, ठीक है, सोसाइटी, लैंग्वेज हो गया और कल्चर हो गया, जेडपीडी हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, ये 5 वर्ड्स आते हैं। एमकेओ हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं वाइगोस्की के अंदर। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मिल रहा है, सोशल, सी ऑप्शन। उत्तर होगा सी ऑप्शन, सोशल। वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका के महत्व पर जोर दिया? उत्तर होगा सोशल, ठीक है। सामाजिक कारणों के ऊपर जोर दिया। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या है? इनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। ऐसा नहीं है, प्रवेश प्रक्रियाओं में कभी भी सख्ती बरतनी नहीं चाहिए। इंक्लूड्स इंटोग्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का उपदेश शामिल है। इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, इसमें वंचित समूहों के शिक्षक शामिल हैं। सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। जश्न मनाना नहीं है, ऐसा हो सकता है कि प्रोत्साहन करना, ठीक है, प्रोत्साहन देना। उत्तर यहाँ पर क्या होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा करता क्या है? डी ऑप्शन सही होगा, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। वंचित समूहों के शिक्षक यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वंचित समूह के शिक्षक हैं, ऐसा नहीं है, सारे प्रकार के शिक्षक होते हैं, सारे प्रकार के बच्चे होते हैं। तथ्यों का उपदेश शामिल है, ऐसा भी नहीं है। उत्तर यहाँ पर होगा, कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि तरह तरह के बच्चे होते हैं, विविधताओं से भरे होते हैं, उनको एक साथ डील करना पड़ता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। According to Piaget's stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार सेंसरी मोटर चरण संबंधित है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने की क्षमता। एक बच्चा अगर सेंसरी मोटर स्टेज में है, इंद्रिय गामक अवस्था में है, मतलब वो एज क्या है, 0 से 2 ईयर, बच्चे को कहना तक नहीं आता अच्छे से, वो तार्किक ढंग से क्या ही एक समस्या को हल करेगा, ठीक है। तर्क करना नहीं आता है तो वो समस्या का हल तर्क से कैसे करे? ये ऑप्शन गलत। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता। 0 से 2 ईयर का बच्चा है, विकल्प कहना उसे नहीं आता है, तो विकल्पों की व्याख्या वो क्या करे, विश्लेषण वो क्या करे? बी ऑप्शन गलत है। कंसर्न्स अबाउट सोशल इशूज, सामाजिक मुद्दों पर चिंता। बच्चा तब घर पर होता है, समाज क्या है उसे पता नहीं होता है, तो वो सामाजिक मुद्दों पर क्या चिंता करेगा? सी ऑप्शन भी गलत है। इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व, ये सही है एक सेंसरी मोटर स्टेज के बच्चे के लिए। कैसे? देखिए, इमिटेशन, नकल, क्या नकल करता है?
आप देखेंगे अगर कोई बच्चा है छोटा सा 0 to 2 ईयर के अंदर है बच्चा है, उसके पास आप जाएंगे, उसके हाथ में चॉकलेट नहीं है, आपके हाथ में चॉकलेट है, आप उसको दिखा दिखा कर खाएंगे, ठीक है। उसके हाथ में चॉकलेट नहीं है, फिर भी वो क्या करेगा, जिस तरीके से आप अपने मुंह का मूवमेंट करते होंगे, हाथ का मूवमेंट करते होंगे, वो भी करेगा। वो आपको बहुत अच्छे से देख रहा होगा, जैसे जैसे आप करेंगे वो भी ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। नकल करता है। मेमोरी, स्मृति, याद कैसे रखता है। 0 to 2 ईयर का बच्चा है, ठीक है, 0 to 1 ईयर तक वो भले ही ना कर पाए, तब भी वो आँखों से देखता है। 1 to 2 ईयर में अगर आप देखेंगे, एक आपको वर्ड मिलेगा ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। सपोज छोटा सा बच्चा है, उसके सामने आप कोई चाबी रख देंगे, ठीक है, कहीं पर भी किसी जगह पर जहाँ पर उसने देखा हो। फिर आप 2 दिन बाद अगर आएंगे, शायद आपको याद ना हो कि आपने चाबी कहाँ रखी थी, लेकिन उसको याद होता है क्योंकि उसने देखा है, ठीक है। बहुत गौर से देखते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, ये होता है उनकी मेमोरी। मानसिक प्रतिनिधित्व, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, भले ही तब बच्चे अच्छे से बातें नहीं करते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोलें उनके दिमाग में वो चलता है, ठीक है। उत्तर यहाँ पर हो गया डी ऑप्शन। What kind of support can a school provide to address the individual differences in students? छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करने के लिए एक स्कूल किस प्रकार की सहायता प्रदान कर सकता है। ए ऑप्शन, फॉलो ए चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करें और छात्रों को सीखने के कई अवसर प्रदान करें। अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करने के लिए हर संभव उपाय करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों में भिन्नताएं हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उन भिन्नताओं के साथ डील करना है, खुद को समायोजन करना है, खुद को एडजस्ट करना है। उनकी भिन्नताओं को हम दूर नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए, ठीक। रिफर स्लो लर्नर्स टू स्पेशल स्कूल्स। धीमी गति से सीखने वालों को विशेष स्कूलों में भेजें। ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या देखते हैं कि हमें कहा जाता है कि सामान्य बच्चा है, चाहे दिव्यांग बच्चा है, चाहे कैसा भी बच्चा हो, सभी को हमें साथ में पढ़ाना है। एक ही टीचर पढ़ाएगा, सेम टीचर, सेम सिलेबस, ठीक है, सेम कक्षा। तो धीमी गति से सीखने वालों को हम विशेष स्कूलों में क्यों भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर का पाठ्यक्रम अपनाएं। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई अगर मतलब कोई क्या है जिसको देखने में प्रॉब्लम हो, तो वो बस ऐसे हम चीज़ें, ऐसे सामग्रियों को लेकर हम पढ़ाएंगे जो सिर्फ देख सकते हो, तो वो तो नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए समान प्रकार का करिकुलम नहीं हो सकता है। अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, तो चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा अगर गबन को समझ नहीं पाता है तो उसके करिकुलम में हम गोदान रख दें या निर्मला रख दें, ये नहीं है। थोड़ा उनके हिसाब से चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। वातावरण को थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। यहाँ पर उत्तर होगा, पूछा क्या गया है कि छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करने के लिए एक स्कूल किस प्रकार की सहायता प्रदान कर सकता है। भिन्नताओं को दूर करना मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से हटा देना। मतलब अगर मैं सपोज मैं देख नहीं पा रही हूँ तो मेरे अंदर से वो ना देख पाने की जो बीमारी है उसको एकदम से हटा दें, ऐसा नहीं है। मतलब मुझ में और मेरे साइड में जो बच्चा है जो कि सब कुछ अच्छे से कर पा रहा है, तो हम दोनों में डिफरेंसेस है, लेकिन उसको एकदम से लुकायित अवस्था में रख देना है ताकि हम दोनों फ्रेंड्स बन पाएँ, ठीक है, ये बात है। तो किस प्रकार की एक स्कूल सहायता प्रदान कर सकता है, उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन।
बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करें और छात्रों को सीखने के कई अवसर प्रदान करें। जब हम कई सारे अवसर प्रदान करेंगे तो छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तब वो लोग दोस्त बनेंगे, एक दूसरे के विचार को ग्रहण करेंगे, तब उनके बीच जो भिन्नता होगी वो दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि साथ साथ काम करते हैं तो जो भिन्नता है, जो अंतर है, वो इतना दिखता नहीं है। उत्तर होगा ए ऑप्शन। इन वाइगोस्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है? सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक याद रखिए, लैंग्वेज से संबंधित। तो सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये तीनों कहते हैं वाइगोस्की। तो वाइगोस्की ने किस पर ध्यान नहीं दिया? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं दिया। सी ऑप्शन सही है। According to Jean Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemes, and by modifying old schemes as per new information, these two processes are known as। जीन पियाजेट के अनुसार स्कीमा निर्माण मौजूदा योजनाओं में फिट होने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होता है। इन दो प्रक्रियाओं को कहा जाता है। ऑप्शन क्या है? अकोमोडेशन एंड अडाप्टेशन, असिमिलेशन एंड अडाप्टेशन, इक्विलिब्रियम एंड मॉडिफिकेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। प्याजे कहते हैं, प्याजे के पास हम देखते हैं अकोमोडेशन, ठीक है, समायोजन। अडाप्टेशन देखते हैं अनुकूलन, इक्विलिब्रियम देखते हैं संतुलन, असिमिलेशन देखते हैं क्या है? आत्मसातकरण। यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है कि स्कीमा निर्माण मौजूदा योजनाओं में फिट होने के लिए नई जानकारी को संशोधित करना। तो मौजूदा योजनाओं में हम एक नई जानकारी को फिट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? असिमिलेशन, आत्मसातकरण, ठीक है। और होता है नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं में संशोधित करना, ये होता है समायोजन। तो उत्तर क्या हो गया? डी ऑप्शन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एडवोकेट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म गिव इम्पोर्टेंस टू। रचनावाद के समर्थक किसे महत्व देते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, कल्चरली नॉन रेस्पॉन्सिव पेडागोजी, सांस्कृतिक रूप से गैर प्रतिक्रियाशील शिक्षा शास्त्र, ओवरलुकिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना, कन्वर्जेंट वेज ऑफ थिंकिंग, सोचने के अभिसरण तरीके। तो यहाँ मैं बता दूँ, रचनावाद के समर्थक जो होते हैं वो क्या करते हैं, किस पर महत्व देते हैं? देखिए, सांस्कृतिक रूप से गैर प्रतिक्रियाशील शिक्षा शास्त्र, इस पर वे महत्व नहीं देते हैं। प्रतिक्रियाशील होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, वो 50 तरीके के हैं, उनके बीच में जो मतभेद है उसको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे, सोचेंगे, उसके ऊपर एक क्या है जनरल निष्कर्ष हम देंगे। मतभेदों को नज़रअंदाज नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि उन्हीं की आवश्यकता अनुसार हमें वातावरण बनाना है और शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। कन्वर्जेंट वेज ऑफ थिंकिंग, ये नहीं होता है। किस पर महत्व देते हैं रचनावादी लोग? डाइवर्जेंट थिंकिंग पर, अपसारण तरीके पर। बच्चे को हर एक दिशा में सोचना है, किसी एक ही चीज़ के लिए एक ही चीज़ को केंद्र में रखकर नहीं सोचना है, ठीक है। अगर उसके सामने एक चीज़ है तो उसके हर पहलू के बारे में सोचना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करना है। तो उत्तर यहाँ पर क्या होगा? रचनावाद के समर्थक किसे महत्व देते हैं? ए ऑप्शन सही है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। In accordance with Jean Piaget's theory of cognitive development, at what stage can children mentally do reverse thinking? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे मानसिक रूप से विपरीत सोच सकते हैं?
सोच कर सकते हैं, प्रतिवर्ती सोच कहते हैं रिवर्स थिंकिंग को। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। उत्तर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, कंक्रीट ऑपरेशनल। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक बच्चा प्रतिवर्ती सोच रख पाता है। अगर वो देखता है कि अगर उसके सामने हम पानी रखते हैं, फिर पानी को बर्फ़ बना के उसके सामने रखते हैं, तो वो कह सकता है कि ये जो बर्फ़ है ये वही पानी है जो कुछ देर पहले उसके सामने था। ठीक है, वो सोच पाता है, वो जान पाता है कि जो पानी बर्फ़ बना है वही बर्फ़ ही पानी है। मतलब पानी और बर्फ़ ये दोनों अलग नहीं है, वो सोच सकता है। ठीक है, अगर पानी से बर्फ़ बन सकता है तो बर्फ़ से पानी बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन आकलन नहीं है? डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनिंग। डिस्कशन हम कहीं पर भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल वे है। ऑब्जर्वेशन हम कहीं भी देख सकते हैं बच्चे को, इनफॉर्मल है। क्वेश्चनिंग हम कहीं भी उसको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनफॉर्मल है। लेकिन रेटिंग स्केल जो है ये फॉर्मल वे में होता है। सी ऑप्शन सही है, रेटिंग स्केल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बिलोंग्स टू द मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास नैदानिक मूल्यांकन की विधि से संबंधित है? द टीचर कंडक्ट्स इवैल्यूएशन इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आरंभ में शिक्षक मूल्यांकन करता है। द टीचर कंडक्ट्स इवैल्यूएशन इन द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में मूल्यांकन करता है। एन एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन एक अंतिम सेमिस्टर परीक्षा है। एन इंटरनल असेसमेंट टेस्ट एक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षण है। हम 3 प्रकार का इवैल्यूएशन देखते हैं, एक होता है बिगिनिंग में, एक होता है ड्यूरिंग टीचिंग, एक होता है एंड ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के बाद जो एंड में हम पूछते हैं वो समेटिव हो गया, ड्यूरिंग अगर हुआ तो फॉर्मेटिव हो गया। अगर बिगिनिंग में हम पूछते हैं तो उसे हम कहेंगे डायग्नोस्टिक। क्यों डायग्नोस्टिक? क्योंकि शुरुआत में हमें देखना है कि बच्चे को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम एक रिमेडियल एनवायरनमेंट बनाएंगे उसको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आरंभ में शिक्षक मूल्यांकन करता है, नैदानिक मूल्यांकन। असेसमेंट ऑफ स्कॉलास्टिक एरिया इज डॉन थ्रू। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जाता है? डायरेक्ट ग्रेडिंग, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, रिलेटिव ग्रेडिंग। अगर ग्रेडिंग सिस्टम की बात करूं तो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में होता क्या है कि ज़्यादातर ये होता है को स्कॉलास्टिक एरिया में। ठीक है, जो शैक्षिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें, कि डायरेक्ट परफॉर्मेंस को देखो, ABC कुछ भी ग्रेड दे दो, डायरेक्ट। ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट। उसमें 2 प्रकार के ग्रेडिंग आते हैं, एब्सोल्यूट, पूर्ण ग्रेडिंग हम कहते हैं हिंदी में, और एक होता है रिलेटिव, जिसे कहते हैं सापेक्ष ग्रेडिंग। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग यानी कि पूर्ण ग्रेडिंग में क्या किया जाता है कि कट ऑफ यहाँ पर पहले से निर्धारित होता है। मतलब अगर 30 से कम तो फेल, ये पहले से निर्धारित है। 90 से 100 के अंदर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप A ग्रेड पाएंगे। 80 से 90 के अंदर B ग्रेड, ये पहले से निर्धारित हुए रहते हैं। आप जब मार्क्स लेके आते हैं तो आपके मार्क्स के हिसाब से वहाँ पर ग्रेड चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम स्कूल्स में भी देखते हैं, कॉलेज में भी देखते हैं। तो यही आपका उत्तर, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जाता है? एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, सी ऑप्शन। क्योंकि आपके जो भी सर्टिफिकेट है वहाँ पर भी आप देखे होंगे ग्रेडिंग। अगर किसी के पास ग्रेड वाला सर्टिफिकेट हो तो वहाँ पर लिखा होता है 90 से 100 A ग्रेड, 80 से 90 B ग्रेड। ठीक है, तो उसी के अंदर अगर आपका मार्क है तो आपको ABC ग्रेड कुछ भी मिला होगा। रिलेटिव में होता क्या है कि दूसरों से तुलना करके आपको ग्रेड दिया जाता है। अगर उदाहरण दूँ तो
जैसे यहाँ पर एब्सोल्यूट में जैसे होता है कि कट ऑफ जो है पहले से निर्धारित होता है कि 90 से 100 तो ए ग्रेड। रिलेटिव में होता क्या है कि यदि आप कक्षा में शीर्ष 10% छात्रों में से एक हैं तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, अगर 10% से 20% के बीच हैं तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। तो मार्क वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर ऊपर के 10 बच्चों में आपके नंबर्स आ जाते हैं गिन गिन कर तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। वहाँ पर कट ऑफ नहीं होता है ऐसे, मतलब मार्क के जैसे कि 90 से 100 तो ए ग्रेड, ऐसा नहीं होता है। यदि आप कक्षा में शीर्ष 10% छात्रों में से एक हैं तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, मतलब तुलना करना है वहाँ पर बच्चों के बीच। ठीक है, ये इतना व्यवहार में नहीं आता है। यहाँ पर उत्तर जैसे कि हुआ सी ऑप्शन, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के माध्यम से किया जाता है। इन CCE फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टोटल्स टू। CCE में रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का योग है 40% एंड 60% रेस्पेक्टिवली, 60% एंड 40% रेस्पेक्टिवली, 50% एंड 50% रेस्पेक्टिवली, नॉन ऑफ दीज। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन में रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का योग है। कितना है? उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, रचनात्मक 40%, योगात्मक 60%। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। विच टाइप ऑफ रूब्रिक्स इज गुड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए किस प्रकार का रूब्रिक्स अच्छा है? एनालिटिक, होलिस्टिक, बोथ, नॉन। दो प्रकार के रूब्रिक्स हैं जो ज़्यादातर व्यवहार में आते हैं। एक होता है विश्लेषणात्मक जिसे एनालिटिक लिखा है, और एक होता है समग्र जिसे होलिस्टिक लिखा है। और दो तरह के रूब्रिक्स ऐसे हैं जो इतना व्यवहार में नहीं आते हैं। एक होता है स्कोरिंग गाइड रूब्रिक और एक होता है सिंगल पॉइंट रूब्रिक, यानी कि एकल बिंदु रूब्रिक। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे, जो एनालिटिक है, जो विश्लेषणात्मक रूब्रिक है, वो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए अच्छा है। ठीक है, और जो है होलिस्टिक समग्र रूब्रिक जिसे कहेंगे, वो योगात्मक मूल्यांकन के लिए अच्छा है। असेसमेंट आज लर्निंग अकोर्स व्हेन, सीखने के रूप में मूल्यांकन तब होता है। लर्नर्स प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड बाय पीयर्स, शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी साथियों द्वारा की जाती है। लर्नर्स प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड बाय टीचर्स, शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी की जाती है। लर्नर्स पर्सनली मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से अपने सीखने की निगरानी करते हैं। लर्नर्स प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड बाय पेरेंट्स, शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी माता पिता द्वारा की जाती है। पूछा क्या गया है? सीखने के रूप में मूल्यांकन, असेसमेंट आज लर्निंग, यानी कि सेल्फ लर्निंग, यानी कि बच्चा अपना आकलन, अपना मूल्यांकन खुद करता है, जो कि ऑप्शन सी में है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से अपने सीखने की निगरानी करते हैं, तो सी ऑप्शन होगा उत्तर। Which of the following is not an assessment technique for co-scholastic area? निम्नलिखित में से कौन सी सह शैक्षिक क्षेत्र के लिए मूल्यांकन तकनीक नहीं है? ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, इंटरव्यू, रिटन एग्जाम। सह शैक्षिक जो होता है, को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होते हैं, तो अगर डी ऑप्शन देखेंगे जो रिटन एग्ज़ाम होता है, हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए रिटन एग्ज़ाम ज़्यादातर नहीं रखते हैं। ठीक है, जो शैक्षिक क्षेत्र के लिए जो मूल्यांकन होते हैं उसमें हम रखते हैं रिटन एग्ज़ाम ज़्यादातर, तो सही होगा यहाँ पर डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी सह शैक्षिक क्षेत्र के लिए मूल्यांकन तकनीक नहीं है? रिटन एग्ज़ाम। ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। अब आपको कितने मार्क्स आए आप कमेंट कीजिए, और ऐसे अगर आपको और मार्क्स चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन हुई। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन होंगे उसके लिए वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ।